नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है, जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का राजनीतिक इतिहास 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। आपको बता दें कि हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने इसी सब्जेक्ट का एक और प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में पुराणों की कुल संख्या 18 है। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होती है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था? तो प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, जो अवंती के राजा थे। ए ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रथम ईरानी आक्रमणकारी जिसने भारत के कुछ हिस्से को जीता था, आपको बताना है कि वह कौन था? तो डेरियस प्रथम था, जिसको दारा प्रथम के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस नाटक से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मुद्रा राक्षस नाटक से जो है मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन भिक्षु से दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली हुई थी। बी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के शासनकाल में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। सी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो अशोक का रुक्मिणदेही स्तंभ लेख जो है बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो मौर्य काल में सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका नौवें का, सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का पुरोहित कौन था? तो इनके पुरोहित जो है पतंजलि थे। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र किस वंश का था? तो अग्निमित्र जो है शुंग वंश का था। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, सातवाहन वंश का वह राजा जिसने दक्षिण पथापति की उपाधि धारण की, तो यह उपाधि जो है सातकर्णी प्रथम के द्वारा धारण किया गया था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सातवाहन शासकों ने अपने नाम के साथ किसका नाम जोड़ने की परंपरा शुरू की? तो सातवाहन शासकों ने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ने की परंपरा शुरू की। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग नरेश खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किस कुषाण शासक ने जारी किए? तो भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले जो है बिम कटफिसेस के द्वारा जारी किया गया था। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो कनिष्क के दरबार में नागार्जुन रहते थे, चरक रहते थे, अश्वघोष रहते थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश का वह प्रथम शासक
जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? आपको बताना है कि वह कौन था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई थी। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किस स्तंभ लेख में मिलता है? तो समुद्रगुप्त के विजयों का जो उल्लेख है वो इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो है हरिसेन था। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक कौन हैं? तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक विशाख दत्त को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में प्रांतों के शासक को गुप्ता कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में विषय का प्रधान कौन होता था? तो गुप्त काल में विषय का जो प्रधान होता था उसको विषयपति कहते थे। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में गांव का प्रशासन किसके हाथ में था? तो गुप्त काल में गांव का जो प्रशासन होता था वो ग्रामिका, ग्राम सभा, जिसे पंचम मंडली कहते थे, महत्तर, इन सभी के हाथ में होता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है। तो झांसी ललितपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में जातक कथाओं का चित्रण सबसे अधिक है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में जातक कथाओं का चित्रण सबसे अधिक है। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री कौन थे? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, बाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त थे। तो डी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना जो है आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक है वो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, वाकाटक राजवंश का वह शासक जिसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, आपको बताना है कि वह कौन था? तो प्रवरसेन प्रथम के द्वारा 4 अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत कवि कालिदास का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो कालिदास का जो नाम है वो एहोल नामक अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हूण शासक तोरमाड़ और मिहिर कुल का संघर्ष किस गुप्त शासक से हुआ था? तो भानुगुप्त और नरसिंह गुप्त से हुआ था। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, पुष्यभूति वंश जिसको वर्धन वंश का कहा जाता है, आपको बताना है कि इसका संस्थापक कौन था? तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक जो है पुष्यभूति को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक कौन से हैं? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित जो 3 नाटक हैं वो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हैं। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो हर्षवर्धन के समय कुंभ मेले का आयोजन जो है प्रयाग में किया जाता था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष शिक्षा ग्रहण की थी? तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 5 वर्ष शिक्षा ग्रहण की थी। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मौखर वंश के शासक गृहवर्मन का विवाह किसके साथ हुआ था? तो गृहवर्मन का जो विवाह है वो राजश्री के साथ हुआ था। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जयसिंह को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मगध के उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर गुप्त वंश का संस्थापक जो है कृष्णगुप्त को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अभिलेखों के आधार पर समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो अभिलेखों के आधार पर समुद्रगुप्त को लिच्छवि दौहित्र कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि शुंग काल के दौरान गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की थी? तो गरुड़ ध्वज की जो स्थापना है वो हेलियोडोरस के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है सबसे पहले अशोक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सभी था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 49 नंबर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में नगर का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य प्रशासन में जो नगर का मुख्य अधिकारी होता था उसको नगरक कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? तो अजात शत्रु का उपनाम जो है कुड़िक था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के समय हुई थी, जिसको काकवर्ण भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? तो कौटिल्य का जो अन्य नाम है वो विष्णुगुप्त और चाणक्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके राजदूत के रूप में भारत आया था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो 5वें शिलालेख में है। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का प्रमुख महामात्य सर्प कहलाता था। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, अशोक वदान के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया? तो अशोक के द्वारा कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी जो है विदिशा में बनाई हुई थी। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि मनुस्मृति की वर्तमान स्वरूप की रचना किस काल में हुई मानी जाती है? तो मनुस्मृति की वर्तमान स्वरूप की जो रचना है वो शुंग काल की हुई मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सातवाहन वंश की स्थापना किस क्षेत्र में हुई थी? तो सातवाहन वंश की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र और आंध्र के क्षेत्र में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सातवाहन काल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो सातवाहन काल का प्रसिद्ध बंदरगाह जो है भड़ौस था, जिसको भृगु कच्छ कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, गंधार कला पर किस संस्कृति का प्रभाव था? तो गंधार कला पर यूनानी संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है पेशावर, मथुरा, तक्षशिला ये सभी था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 65 नंबर प्रश्न है, शक संवत जो भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है कब शुरू हुआ? तो शक संवत जो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाता है
78 ईस्वी में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त काल में चांडाल किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांडाल जो है अस्पृश्य जाति को कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में, यहाँ नवरत्नों में जो है चाणक्य शामिल नहीं थे। डी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, अमरकोश के रचयिता कौन हैं? तो अमरकोश के रचयिता अमर सिंह को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था में सबसे छोटा न्यायालय कौन सा था? तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था में सबसे छोटा न्यायालय कुल था। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का जो उल्लेख है वो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के पिता का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रभाकर वर्धन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा है? तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हर्षवर्धन को प्रतापादित्य के नाम से पुकारा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, हर्षचरित में हर्षवर्धन को क्या कहा गया है? तो हर्षचरित में हर्षवर्धन को जो है सकलोत्तरा पथनाथ कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, शशांक ने किस प्रसिद्ध वृक्ष को कटवा दिया था? तो शशांक के द्वारा पीपल का जो बोधि वृक्ष था उसको कटवा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के रचयिता कौन हैं? तो किराता अर्जुनियम के रचयिता जो हैं भारव को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में भूमिदान की प्रथा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में भूमिदान की प्रथा को अग्रहार कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? तो कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, अरुमाई के सभी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, अशोक के शासन काल में प्रतिवेदक का क्या कार्य था? तो अशोक के शासन काल में प्रतिवेदक का कार्य जनता की सूचना राजा को देना था। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो है मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर किस वंश को समाप्त कर शासन किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है मौर्य वंश को समाप्त करके शासन किया था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शुंग काल में उत्कृष्ट भरहूत स्तूप कहाँ स्थित है? तो भरहूत स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में राजकीय कार्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था? तो गुप्त काल में राजकीय कार्यों के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। सी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसने कहा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान जो है ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कृषि कर भाग की दर क्या थी?
गुप्त काल में कृषि कर भाग की जो दर थी वो उपज का 1/4 से लेकर के 1/6 तक था। अधिकांश जो है 1/6 ही हुआ करता था। तो बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्य काल में राजुक कौन थे। राजुक कौन थे मौर्य काल में? तो ग्रामीण प्रशासन और न्याय के अधिकारी को राजुक कहा जाता था। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर जो है विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 91 का जो है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में पर्ण किस धातु का सिक्का था? तो मौर्य काल में पर्ण जो है चांदी का सिक्का था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? तो विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो 58 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था उसका नाम देवभूति है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को पृथिव्याम प्रथम वीर कहा गया है? तो उस अभिलेख का नाम जो है इलाहाबाद प्रशस्ति है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, मौर्य काल में वृष्टि का क्या अर्थ था? तो मौर्य काल में वृष्टि का अर्थ जो था मुक्त श्रम यानी बेगारी। 96 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हर्ष के काल में कृषि आय पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो हर्ष के काल में कृषि आय पर जो है भाग, हिरण्य, बलि ये सभी कर लगाया जाता था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 99 नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबार में मयूर और मातंग दिवाकर कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में मयूर और मातंग दिवाकर विद्वान और कवि थे। सी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण हूण आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी, सामंती व्यवस्था का उदय ये सभी कारण थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।